In this video, I am going to talk about the diuretics that are acting on the proximal tubule या proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule कौन सा part था? This was our nephron और proximal convoluted tubule बोमेंस कैप्सूल के बिल्कुल साथ पहला tubular part present था proximal convoluted tubule. तो यहाँ पे जो diuretics act करते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. ये क्लासिफिकेशन है, लोकेशन की बेस पे हमने क्लासिफाई किए थे. तो ये क्लासिफिकेशन पहली क्लासिफिकेशन है जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स CAIs. इनमें क्या ड्रग कौन से ड्रग्स प्रेजेंट है? एसेटाजोलामाइड एंड मेथाजोलामाइड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम स्टडी करें बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज़ ऑल रिलेटेड टू the action of inhibition of the carbonic anhydrase enzyme. Inhibition of the carbonic anhydrase enzyme inhibit reabsorption of bicarbonate, मतलब बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करवा देता है. और बाइकार्बोनेट डाइयूरेसिस का यही मतलब है कि बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करवा दिया उसने बॉडी से. अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने देखा था कि सोडियम की यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही थी थ्रू एक्सचेंजर्स एंड ATPase. बाइकार्बोनेट आयन की कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रही थी. तो अगर हमने बाइकार्बोनेट को, ये जो बाइकार्बोनेट हमारा बोमन्स फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, इसको हमने ल्यूमन में ही रख के ल्यूमन से ही आगे भेज देना है, रीअब्जॉर्ब नहीं करवाना और एक्सक्रीट करवा देना है. तो हम इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट करेंगे. इसकी एब्जॉर्प्शन हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं? रेगुलेशन हमेशा एंजाइम्स के थ्रू मोर प्रोबेबल होती है. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को अगर हमने इनहिबिट किया तो ये डिसोसिएट और रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा कार्बोनिक, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही बाइकार्बोनेट आयन की सिंथेसिस करवा रहा है. तो जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा तो हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और एज अ रिजल्ट ये यहाँ से डायरेक्टली फ्लो करता जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा. इसकी जो एब्जॉर्प्शन है इन हेयर दैट विल नॉट अकर. अब दोबारा अगर हम मैकेनिज्म को देखें, बाइकार्बोनेट आयन बोमेंस फिल्ट्रेट में हमारे पास ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आ रहा है. यहाँ पे हमारे पास दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट जो आयन है, प्रोटॉन है, उसकी एक्सक्रीशन हुई थी. बाइकार्बोनेट आयन उसके बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाता है. कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होके वाटर को प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू पास होते हैं. ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑलरेडी देयर. कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनता नहीं है, कार्बोनिक एसिड को बनवाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दिया हुआ है, हमारे पास पहली क्लास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हमने दिया हुआ है बॉडी में, तो वो क्या करेगा? ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको इनहिबिट करेगा, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको इनहिबिट करेगा. यहाँ पे इनहिबिट किया तो देयर विल बी नो इंटरनल मूवमेंट ऑफ H2O और CO2. दिस विल नॉट बी प्रेजेंट. कार्बोनिक एसिड विल नॉट बी फॉर्म. यहाँ से ये भी इनहिबिट किया हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे भी इनहिबिट किया हुआ है. कार्बोनिक एसिड विल नॉट फॉर्म, बाइकार्बोनेट आयन विल नॉट फॉर्म, दिस विल बी एक्सक्रीटेड आउटसाइड. डिसोसिएशन विल नॉट अकर. जब ये डिसोसिएशन नहीं होगी तो बाइकार्बोनेट तो एक तरफ से नहीं बना, तो ये जहाँ से इधर अंदर मूव नहीं करेगा. दूसरी तरफ प्रोटॉन नहीं बना, तो जब प्रोटॉन नहीं बनेगा तो यहाँ की जो pH है वो अल्टर हो जाएगी. यहाँ पे प्रोटॉन इधर बना नहीं और इधर एक्सक्रीट नहीं हुआ, तो यहाँ की pH भी अल्टर हुई, यहाँ की pH भी अल्टर हुई. यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन है ये एब्सेंट है क्योंकि ये अंदर से आया था. ये वाला प्रोटॉन जब यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ की pH डिक्रीज कर जाएगी. नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, मतलब एसिडिक, इट विल इंक्रीज, एल्कलाइन हो जाएगी. ये एक फैक्टर है, हमें अभी जहन में रखना है. तो ये क्लिनिकल यूजेस में इसका रोल आएगा कि एक तो ये प्रोटॉन यहाँ पे नहीं बना और एक्सक्रीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसकी pH एल्कलाइन हो गई, मतलब इंक्रीज कर गई. और दूसरा, जब तक ये प्रोटॉन नहीं यहाँ पे प्रेजेंट तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं अंदर होगी, तो ये बाइकार्बोनेट यहाँ से फ्लो कर जाएगा. और ये बाइकार्बोनेट तो बन ही नहीं रहा था, तो अंदर ये जाएगा ही नहीं. तो जब हमारे पास ल्यूमन से या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ब्लड में बाइकार्बोनेट जा ही नहीं रहा, तो हमारे पास
absence of bicarbonate will provide an effect in minimizing the effect of hypertension state. Retention जो होती है that is important for maintaining the blood volume. जब रिटेंशन नहीं होगी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा, अल्टीमेटली हाइपरटेंशन की स्टेट जो है मिनिमाइज हो जाएगी. तो इसका ये रोल है कि ये बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करवा देता है थ्रू द बॉडी. सिंपल अगर हम जहन में रखना चाहें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स विल लीड टू एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट थ्रू द ल्यूमन out of the body. There will be no reabsorption of bicarbonate ion. Now we have studied the mechanism of action that these inhibit the carbonic anhydrase enzyme. They inhibit the reabsorption of bicarbonate and bicarbonate diuresis occurs. मतलब diuresis formation of urine, मतलब वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है. अब इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाउकोमा के स्टेट में हमारे पास ये फ़ायदेमंद है. क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर को मेंटेन रखने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आयरन इंटीग्रल पार्ट. तो जब तक बाइकार्बोनेट वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी तो हमारे पास एक्वस ह्यूमर नहीं, ह्यूमर में की कंसनट्रेशन कम होगी और हमारे पास जो फ्लूइड कंटेंट है आई का वो कम होगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लाउकोमा की स्टेट जो है मिनिमाइज हो जाएगी. सेकंड क्लिनिकल यूज़ ये है कि यूरिनरी अल्कलाइनेजेशन जो है, हमने एक बात की थी, ये क्या फैक्टर है कि जहाँ पे ये वाला प्रोटॉन सिक्रीट नहीं हुआ था तो एज अ रिजल्ट यहाँ की पीएच जो है वो अल्कलाइन रेंज में चली गई थी, हाई हो गई थी. तो एज अ रिजल्ट यूरिनरी अल्कलाइनेशन, यूरिन में प्रोटॉन की कमी है. तो इसका फ़ायदा हमें क्या हो रहा है कि दिस डिक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन्स. जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बने थे जो एसिडिक फैक्टर की वजह से बने थे वो इस अल्कलाइनेजेशन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो जब ये न्यूट्रलाइज होंगे, स्टोन्स नहीं बनेंगे यूरिक एसिड के और सिस्टीन के, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी क्योंकि स्टोन्स ही नहीं बन रहे. और ये हमारे पास एक पॉजिटिव फैक्टर आ गया ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. इनहांस एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिड एस्पिरिन. हमारे पास एस्पिरिन इज़ अ वीक एसिड और एल्कलाइनेजेशन जो है वो एल्कलाइन नेचर जो है वो एस्पिरिन के वीक एसिडिक नेचर के साथ कंबाइन करके उसको एक्सक्रीट करवा देगी. प्रिवेंट्स सल्फोनामाइड्स फ्रॉम क्रिस्टलाइजिंग आउट इन यूरिन. सल्फोनामाइड्स एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन पीएच पे जब प्रेजेंट होंगे तो वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगे और स्टोन्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होगी. नाउ द नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सेकेंडरी टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. मतलब अगर हमारे पास बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी बाइकार्बोनेट आयन की बैलेंस की वजह से होती है. तो दिस विल लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को नहीं देखते कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन हम उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एसिड एल्कलोसिस हो रही है उसको हम देखते हैं कि बॉडी पीएच इज इंक्रीज्ड. एल्कलोसिस मतलब प्रोटॉन का काउंट तो कम है लेकिन पीएच इंक्रीज हुई है ड्यू टू इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट आयन. अब इसकी रीज़न क्या है? दिस इज नॉट ड्यू टू प्रोटॉन, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन. ब्लड में अगर हम देखें, मोस्टली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हम ब्लड को देखते हैं, तो ब्लड पीएच जब बॉडी पीएच इज इंक्रीज्ड, बाइकार्बोनेट एक नेगेटिव आयन है तो इसकी वजह से हमारे पास जो पीएच है वो इंक्रीज करेगी, एल्कलाइन नेचर की तरफ जाएगी. अब उसको हमने कैसे टैकल करना है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को हमने कैसे टैकल करना है? सिंपली अगर हम बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन करवा दें तो हमारे पास पीएच नॉर्मल हो जाएगी. बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन कौन करवा रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कॉज बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हुई, बाइकार्बोनेट कम हुआ, एल्कलाइन नेचर कम हुई और पीएच नॉर्मलाइज हो गई. एक्यूट माउंटेन सिकनेस. दिस कैन लीड टू pulmonary and cerebral edema that is very fatal. माउंटेन सिकनेस मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो हमें सिकनेस होती है. एक्यूट मतलब बहुत जल्दी से इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं और बहुत जल्दी से ये फैटल साबित हो सकती है बॉडी के लिए.
दिस कैन लीड टू पल्मोनरी एंड सेरेब्रल एडीमा, मतलब एडीमा डेवलप होता है, बॉडी में फ्लूइड की पूलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस पूलिंग में हम फिर एसिटाजोलामाइड अगर दें, एसिटाजोलामाइड इज अ कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर, डिक्रीजेस द CSF फॉर्मेशन, मतलब पूलिंग जो है CSF की वो कम करने के लिए हम CSF को बनवा ही कम रहे हैं। तो एक तो फैक्टर ये कि CSF फॉर्म ही कम होगा, दूसरा ये कि एसिटाजोलामाइड विल डिक्रीज द pH ऑफ CSF एंड ब्रेन, ताकि उसकी मेटाबॉलिक्स जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और पूलिंग मिनिमाइज हो। प्रोफाइलेक्टिकली जो डिजीज से पहले के प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, तो माउंटेन में या हाई एल्टीट्यूड में जाने से पहले हमारे पास अगर हमने एसिटाजोलामाइड यूज़ कर लिया तो दैट इज़ अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स एंड द टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। अब ये है क्या, इसको हम देखते हैं। हाइपर इंक्रीज्ड क्लोरेमिक क्लोराइड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब बॉडी में या ब्लड में एसिडिक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है। एडवर्स मतलब एसिडिक सिचुएशन क्यों डेवलप हुई है, हमारा जो बाइकार्बोनेट की हम सिक्रीशन करवा रहा है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो बाइकार्बोनेट जब कम होगा तो एसिडिक सिचुएशन की तरफ जाएगा। हमने ज़्यादा डोज दे दी तो ज़्यादा एसिडिटी की तरफ चला गया और ब्लड में एसिडोसिस की सिचुएशन क्रिएट होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दिस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट लॉस। और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड जो है दोनों नेगेटिव आयंस हैं, तो अगर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो दिस विल लीड टू एन हाइपर क्लोरेमिक स्टेट, मतलब क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ताकि वो नेगेटिव कंसंट्रेशन को बैलेंस कर सके। तो नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस करेगा, मतलब क्लोराइड बाइकार्बोनेट को कंपनसेट करेगा, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी इन द ब्लड। हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोरेमिक हाइपरक्लोरेमिक क्योंकि क्लोराइड की हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। सेकंड इज द रीनल स्टोन्स। अच्छा, ये ड्रग जो है बहुत सारे दूसरे स्टोन्स को हमने पीछे पढ़ा कि स्टोन्स को फॉर्म होने से रोकती है, एसिडिक स्टोन्स को, सिस्टीन के स्टोन्स को, लेकिन खुद ये क्रिस्टलाइज हो सकती है। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है कि दिस कैन लीड टू प्रेसिपिटेशन और फिर स्टोन्स फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट इज द रीनल पोटेशियम वेस्टिंग, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज़ पॉसिबल कि वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करवा दे और उसको एक्सक्रीट करवाती रहे थ्रू द बॉडी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मतलब सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू दिस ड्रग, तो उसमें हमारे पास फीवर, रैश और बोन मैरो सप्रेशन के फैक्टर्स और सिम्टम्स आएंगे। काउंटर इंडिकेशंस, वो लोग जिनको ये वाला डायूरेटिक नहीं दे सकते, हम कोई और मेथड देखना पड़ेगा, वो है हेपेटिक सिरोसिस। हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट जो है उसको हम ये वाला डायूरेटिक नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम, अमोनियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। अमोनिया ये सारी टॉक्सिक वेस्ट होती हैं इन द बॉडी। अमोनियम जब एक्सक्रीट नहीं होगी तो वो लिवर में जाके एक्यूमुलेट होती रहेगी। लिवर में जब एक्यूमुलेट होगी तो लिवर को डैमेज करेगी और सिरोसिस और ज़्यादा कर देगी। तो जिन लोगों में लिवर का मसला है उनको हम ये नहीं दे सकते क्योंकि अमोनियम एक्यूमुलेट करती है और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। सो दैट इज़ इट and that is everything about the carbonic anhydrase inhibitors that are acting on the proximal convoluted tubule.